क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस केमिकल बॉन्डिंग का आज लास्ट लेक्चर लेंगे यार। हमने बहुत डिटेल्ड में केमिकल बॉन्डिंग किया है, लगभग एडवांस को भी पूरा कवर करते हुए आए हैं। तो आज यार आपका लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम पहली स्लाइड में कवर कर रहे होंगे डाइपोल मूवमेंट को और बॉन्ड एंगल को बिल्कुल डिटेल्ड वे में एडवांस तक अप्रोच करेंगे। जेई का भी क्लियर हो जाएगा, नीट के लेवल के भी सारे पॉइंट क्लियर होंगे और जेई एडवांस लेवल के भी सारे पॉइंट क्लियर होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट स्लाइड होगी इसके बाद आई होप, और उसमें हम यार बहुत से कंसेप्ट होंगे लेकिन सारे कंसेप्ट छोटे छोटे होंगे, जल्दी कवर हो जाएंगे और उसी के तरह हम अपना पूरा केमिकल बॉन्डिंग रैप अप कर देंगे, पूरा डिटेल्ड वे में कंप्लीट कर देंगे और हर एक क्वेश्चन आपसे एक मजाक की तरह होगा। सारे क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना। क्लियर है बात? तो चलो यार सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। तो बात करेंगे यार पहले सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की। तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मूवमेंट से क्या होता है। डाइपोल मूवमेंट में देखो मैंने क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल, कि डाइपोल मूवमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो मेजर करती है पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल, कि कोई मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर है उसको मेजर करता है डाइपोल मूवमेंट, कि कोई मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर है उसको मेजर करता है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अभी डिटेल वे में जैसे जैसे आगे जाओगे और क्लियर होती जाएंगी चीजें। सबसे पहले बात करें डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो डाइपोल मूवमेंट को यार पहली बात हम जनरली म्यू से डोनेट करते हैं। तो म्यू से डोनेट करते हैं, म्यू पता है ना, इसको बोलते हैं म्यू। ठीक है, नीट वाले बच्चों को अगर ना पता हो तो इसको बोलते हैं म्यू। जेई वाले तो बहुत बार यूज कर लेते हैं, तो ऐसे तो नीट वाले भी करते हैं फिजिक्स में कहीं ना कहीं। तो म्यू देखो, डाइपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। और याद रखना कि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ में डायरेक्शन भी हो। तो डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको याद रखना। इसकी डायरेक्शन वगैरह के बारे में हम क्वेश्चन के जरिए ही देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, उसको हम आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन आता है। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आता है Q क्रॉस D। चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, इनटू डिस्टेंस, तो ये होता है आपका डाइपोल मूवमेंट। इधर आपके लिए वैसे तो ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस होता है डी, लेकिन इधर आपके केमिकल बॉन्डिंग के केस में डी आपका क्या होगा? बॉन्ड लेंथ। डी आपका इधर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इधर दो एटम के बीच में डिस्टेंस होता है तो उसको हम बॉन्ड लेंथ वैसे भी कहते हैं। तो इधर आपका जो डी है वो होता है बॉन्ड लेंथ। क्लियर है बात? तो ये आपका डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, म्यू वेक्टर बराबर होता है Q क्रॉस D के। क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। पहले देखो बेसिक से ही चल रहे हैं सब कुछ। अब दूसरी बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो देखो डाइपोल मूवमेंट को मोस्ट ऑफ द केसेस में डिबे से डोनेट किया जाता है, कि डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? डिबे। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? डिबे। और इसका सिंबल हम यूज करते हैं डी। ठीक है, सिंबल हम क्या यूज करते हैं? डी। तो याद रखेंगे, जैसे हमें चार्ज की यूनिट क्या होती थी? कूलम होती है ना, चार्ज की यूनिट अपनी कूलम होती है। उसी तरह डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? डिबे होती है। ठीक है, तो अब देखो थोड़ी सी कन्वर्जन भी है, इसको काम में आ जाएगी आपके कभी ना कभी न्यूमेरिकल्स में। तो इसको याद रखना कि 1 डिबे बराबर होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ESU एक चार्ज की यूनिट होती है, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा हो तो। ESU सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर है क्योंकि आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। मतलब इसको आप कूलम इनटू मीटर भी इसकी ऐसा यूनिट हो सकती है ना, कूलम इनटू मीटर भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो ESU मतलब हमने कूलम की जगह बस ESU लिखा और मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखा। तो A1 डिबे की इसमें कन्वर्जन है, इसको याद रखना, बहुत बार यूज हो जाती है न्यूमेरिकल्स में। तो 1 डिबे बराबर होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के। ठीक है, ये सब था डाइपोल मोमेंट के बारे में। अभी डिटेल में तो यार
जब हम क्वेश्चन के तरीके देखेंगे तब ज्यादा समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या बातें हो रही हैं। स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से, क्योंकि एप्लीकेशन से ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं, समझ आता है कि कहां कहां चीजें यूज हो रही हैं इस चीज को। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन हम देखेंगे टू डिटरमाइन परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए डाइपोल मोमेंट यूज होता है। देखो हमने परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला भी लिखा था पीरियोडिसिटी में। क्या था फॉर्मूला, क्या नाम था उसका फॉर्मूले का? हेनरी स्मिथ फॉर्मूला। जिसने पहली बार सुना है तो इसका मतलब उन्होंने पीरियोडिसिटी में से नहीं किया, ठीक है ना। तो मैं वैसे फिर से बता देता हूं। हेनरी स्मिथ फॉर्मूला क्या कहता था कि आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बराबर होता है 16 डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स द स्क्वायर। तो ए हेनरी फॉर्मूला था, हेनरी स्मिथ फॉर्मूला था, जिसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं जब हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता हो। तो ये था हेनरी स्मिथ फॉर्मूला। अब एक और से आपके नॉलेज में एड अप होगी चीज कि आप एक और तरीके से परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो, जो है किसकी मदद से? वो है डाइपोल मोमेंट की मदद से। देखो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बराबर होता है म्यू एक्सपेरिमेंटल। म्यू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जो हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया डिवाइड बाय डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड। एक देखो, एक मैंने लिखा कैलकुलेटेड, एक एक्सपेरिमेंटल। देखो कैलकुलेटेड का मतलब क्या? जो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, जो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट मतलब जो हमने लैब में या एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज होती हैं उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट। तो म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100 आपका होगा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। क्या होगा आपका? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। देखो क्या होता है, जो आपने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लिखा है, आपने लिखा है कि म्यू बराबर होता है क्यू डी। तो जब हमें डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे लें, तो जैसे मान लो हम HCl में डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच के रखेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपको पता है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर से ही समझना स्टार्ट कर दो कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। जैसे आपको याद रखना है वैसे रख लेना, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां तरफ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, या ये कह सकते हो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और डाइपोल मोमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन और मारते हैं, तो ये डाइपोल मोमेंट का एरो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ए है। पहली बात इधर से क्लियर रखना कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसी तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अब बात ये आती है, म्यू बराबर हमने लिखा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्यू डी। जो हमने परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर लिखा, इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज किया, इससे तो माइंड में ए आया कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मूले से, वो उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है जो एक्सपेरिमेंटली आ रही है। इससे तो ये क्लियर हो रहा है कि जो हम वैल्यू इस फॉर्मूले से क्लियर मतलब निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में गलत वैल्यू आ रही है जो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू होती है वो हमेशा करेक्ट होती है और कैलकुलेटेड वैल्यू में थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं जो कि पूरा सेटिस्फाइड नहीं करता है, उसमें हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। तो अब बात समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो वैसे तो मैं फॉर्मूले पे ही रुक सकता था कि इतना कर लो बस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है आपको पता है, HCl में एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, HCl में कोवलेंट बॉन्ड होता है, याद रखना कोवलेंट बॉन्ड होता है। कई मान लेते हैं कि HCl में आयोनिक बॉन्ड होता है, एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। तो HCl में एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन हम जो एक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है इसमें जो हम चार्ज लिखते हैं उसमें उस टाइम हम ए अजम्पशन लेते हैं कि ए जो है ए
टोटली आयोनिक है। क्या है? टोटली आयोनिक है, मतलब हम ये मानते हैं कि इसमें पूरा पूरा प्लस चार्ज है और इसमें पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज है। हम ए मानते हैं, हम ए मान के चलते हैं, क्योंकि हम देखो HCl में अपना वैसे तो देखे तो रियलिटी में देखे तो HCl ऐसे होता है कि इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, लेकिन अब पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास। लेकिन हाँ, हम ये अजम्पशन लेते हैं कि इनके बीच में प्योरली आयोनिक कैरेक्टर है, तो हम ये मानते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ए हम अजम्पशन लेते हैं, उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाते हैं। हम क्या मानते हैं? हम ये नहीं मानते कि उसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हम ये मानते हैं कि उसमें प्योरली पॉजिटिव और प्योरली नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है। तो बस इसी अजम्पशन के कारण अपना जो फॉर्मूले से जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है वो डिफरेंट आती है जो एक्सपेरिमेंटल आती है, क्योंकि जो हम एक्सपेरिमेंट से जो निकालते हैं वैल्यू, उसमें तो एक्सपेरिमेंट में जो आपकी मशीन्स वगैरह जो चीजें यूज होती हैं डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए, उसमें तो अपने अकॉर्डिंग वो सारा कुछ परफेक्ट लेके चलते हैं कि उनको वो यही मान के चलते हैं कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव है पार्शियल नेगेटिव। लेकिन हम जब अपने कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं तब हम इसमें प्योरली आयोनिक कैरेक्टर मान लेते हैं। इसी करके डिफरेंस आता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में। तो इसीलिए आपका परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला बना, याद रखेंगे, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बराबर होता है म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। और इसमें म्यू एक्सपेरिमेंटल आपको दिया होगा, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल चीज है तो दी होगी ना। आप जेई का पेपर या नीट का पेपर देने जा रहे हो तो उधर आपको एक्सपेरिमेंट लैब में तो लेके नहीं जाएंगे कि पहले एक्सपेरिमेंट कर लो, डाइपोल मोमेंट देख लो, फिर इधर आकर वैल्यू लिखो, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी होगी, बस आपको कैलकुलेटेड निकालने को कह भी सकते हैं, दिया भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा अगर कहते ही हैं तो कैलकुलेटेड आप आराम से निकाल सकते हो Q इंटू डी करके, ठीक है, Q इंटू डी करके। तो HCl के केस में आपका Q क्या आएगा? HCl के केस में आपका Q क्या आएगा? आप HCl के केस में आपका Q आएगा 1 कूलम। क्या आएगा? Q आएगा 1 कूलम, क्योंकि हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव नहीं मान रहे हैं, हम प्योर मान रहे हैं कि इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, इसमें 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है। तो Q मैंने आपको क्या बताया था? मैग्नीट्यूड ऑफ इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो 1 कूलम आपका चार्ज आएगा, ठीक है, 1 कूलम आपका चार्ज आएगा। डी क्या होगा? इनके बीच में बॉन्ड लेंथ, ठीक है, वो आपको दी होगी। आप बॉन्ड लेंथ अपने आप तो निकालोगे नहीं, आपको बॉन्ड लेंथ दी होगी, तो बस उस अकॉर्डिंग आपको इधर वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकाल देना है। बस इधर गलती एक ये हो सकती है कि यूनिट कन्वर्जन आपने गलत कर दी, तो याद रखना यूनिट कन्वर्जन सही कर देना, यूनिट कन्वर्जन सही रखना कि अगर आपको म्यू एक्सपेरिमेंटल डिबे में दिया हुआ है, म्यू एक्सपेरिमेंट, देखो बहुत क्रिटिकल पॉइंट बता रहा हूं जहां से गलती होती है। अगर म्यू एक्सपेरिमेंट आपको डिबे में दिया है, मान लो आपको म्यू एक्सपेरिमेंटल दिया हुआ है कि 2D है, ठीक है ना, और आपको मान लो बॉन्ड लेंथ दी हुई है, बॉन्ड लेंथ दी हुई है 1.275, मान लो ऐसी मैंने कुछ भी रैंडमली ले लिया, 1.275 आपको बॉन्ड लेंथ भी दी हुई है, और आपसे पूछे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, तो आपको म्यू एक्सपेरिमेंटल तो पता है 2D है, अब आपको कैलकुलेटेड निकालना है बस, ठीक है। मान लो HCl ही है, मान लो, ठीक है, HCl ही है मान लो, तो आपको म्यू अब क्या निकालना है? म्यू कैलकुलेटेड निकालना है। तो म्यू कैलकुलेटेड आप फॉर्मूले से निकालोगे। तो Q आपको पता है 1 कूलम है, Q आपको पता है 1 कूलम है, D आपको दिया ही हुआ है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है, तो D आपको दिया ही हुआ है एंगस्ट्रॉम में। तो आपका जो आप क्या करोगे, आपने उसके बाद निकाला, आपने लगाओगे फॉर्मूला म्यू बराबर Q इंटू डी, तो इधर से आपकी कोई वैल्यू आएगी जो भी आए, ठीक है, लेकिन आपकी जो फाइनल यूनिट क्या आएगी? आपकी फाइनल यूनिट आएगी कूलम, और इसको आप मान लो मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, तो एंगस्ट्रॉम को आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻10, तो आपकी कूलम मीटर में आपकी डाइपोल मोमेंट की यूनिट आएगी। तो लेकिन कूलम मीटर में नहीं चाहिए आपको डिबे में उसको पहले कन्वर्ट करना है, तो डिबे में उसको कन्वर्ट कर देना। पहले आप क्या करोगे? ऐसे करोगे,
कूलम को कन्वर्ट कर देना पहले ESU में, तो 1 कूलम बराबर होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU के। तो कूलम की जगह पहले इसको लिख देना, कि मतलब आप क्या करोगे, एक कूलम को हटा दोगे, कूलम की जगह पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 कूलम की जगह आप लिख दोगे मल्टीप्लाई में और भी क्या करेंगे 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है, तो इसको आप ESU ऐसे लिख दोगे, ESU में कर दिया। सिंपल सी बात यह है कि पहले आप कूलम में लिखोगे, लेकिन आपको चाहिए डिबे में आंसर, तो पहले आप क्या करोगे, कूलम से ESU में जाओगे, उसके बाद ESU में आए तो ESU में आ गए, और आपको डिबे में पता है डिबे की कन्वर्जन ESU सेंटीमीटर में, तो आपने लिख दिया, इसकी कन्वर्जन कर दी पहले कूलम मीटर में था जब आपने किया था, उसके बाद ESU मीटर में कर दिया। बस अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, तो ESU सेंटीमीटर में ही आपने डाइपोल मोमेंट निकाल लिया। तो अब ESU सेंटीमीटर का आपको डिबे के साथ रिलेशन पता है, तो उधर से आप निकाल लोगे आराम से। बस एक काम ये करना, बस कोई भी एक क्वेश्चन जाके अपने प्रीवियस ईयर में देख लेना, जो मैंने बात बोली है डायरेक्ट आपके माइंड में हिट करेगी कि हाँ भैया ये बात सही बोली थी आपने, कि इधर से ही गलती होती है। तो इस चीज को आप करेक्ट में रखोगे कि आपको जब डिबे में पूछा है तो बस याद रखना कि म्यू एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटेड को भी डिबे में निकालना। ऐसा नहीं कि ये आपको डिबे में दिया है तो आप इसको कूलम मीटर में लिख दो, तो इसको भी डिबे में लिखना, या अगर इसको कूलम मीटर में दिया है तो इसको भी कूलम मीटर में लिखना। तो जनरली आपको डिबे में ही कन्वर्जन करने को कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को बस याद रखना, बाकी कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में नहीं आएगी, और फ्री का नंबर इसमें आपको मिल जाएगा अगर इस पे क्वेश्चन आया। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला कुछ ज्यादा टफ नहीं है, याद रखना तो आप इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो ए याद रखेंगे हम सब कुछ। पहली एप्लीकेशन क्या है इसकी, टू डिटरमाइन परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, तो ये 2 कन्वर्जन हम याद रखेंगे, और ये परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि ये मेजर करता है पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल में, तो वही फिर से बात कर रहे हैं कि ये पहचानता है, इससे हमें पहचान मिलती है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है, इससे हमें ये पता लगता है। देखते हैं कैसे। देखो पहले मैंने छोटी सी 2 टाइप बनाई है। एक है होमोडायोटोमिक मॉलिक्यूल। होमोडायोटोमिक पहले बता चुका हूं क्या होता है, एक बार फिर से बात करते हैं। होमो मतलब होता है सेम, डाई मतलब होता है 2, एटॉमिक तो मतलब 2 सेम एटम से मिला हुआ मॉलिक्यूल, तो उसको बोलते हैं होमोडायोटोमिक। जैसे कि नाइट्रोजन देखो, होमो मतलब 2 सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं होमोडायोटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोडायोटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जो 2 डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल होता है, उसको बोलते हैं हेटेरोडायोटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जैसे H और F, हाइड्रोजन अलग एटम है, फ्लोरीन अलग एटम है, तो इनको बोलते हैं हेटेरोडायोटोमिक मॉलिक्यूल। तो होमोडायोटोमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। तो ये याद रखना इधर से एक बात कि जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो नॉन पोलर होते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि डाइपोल मूवमेंट मेजर करता है पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल। जब डाइपोल मूवमेंट ही 0 है तो उसमें कोई पोलैरिटी ही नहीं होगी, तो वो नॉन पोलर होगा। तो डाइपोल मूवमेंट 0 मतलब वो नॉन पोलर होगा। अब बात यह करें कि होमोडायोटोमिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है क्यों, इसका रीजन क्या है। तो देखो रीजन तो वैसे कोई खास है नहीं, आपको वैसे आपके माइंड में आ भी गया होगा जितना अभी तक हम कंसेप्ट बिल्ड कर चुके हैं। तो जैसे हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन की बात करें तो ये है अपना, ये आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ना किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है कोई। तो ना इलेक्ट्रॉन ए अपने तरफ खींचेगा ना ए तो अपने तरफ खींचेगा, तो इसमें क्यू ही नहीं होगा। इसमें कोई पार्शियल कैरेक्टर या पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोई आएगा ही नहीं, तो क्यू आपका 0 है, तो डाइपोल मोमेंट आपका 0 ही आएगा। तो ऐसे सेम नाइट्रोजन के केस में, फ्लोरीन के केस में, सब में ऐसे ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो कोई भी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, तो चार्ज कोई आएगा नहीं, तो ये इसलिए नॉन पोलर होते हैं। ठीक है ना। तो आपसे कोई कभी पूछे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैव
जीरो डाइपोल मोमेंट, तो आप बोलोगे यस इट हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, या तो आपको कोई ये पूछ ले कि सिलेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, तो आप इनमें से अगर कोई ऑप्शन में दिया हुआ हो तो आप इनमें लगाओगे कि हाँ जीरो डाइपोल मोमेंट इनका होता है, क्योंकि ये होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, जिस करके इन पे कोई चार्ज नहीं आता और इस करके इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्लियर है बात। अब दूसरी बात करें हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, तो हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल की सिंपल सी बात है, डाइपोल मोमेंट हमेशा नॉन जीरो होता है, क्योंकि जब दो डिफरेंट एटम लेंगे, दो डिफरेंट एटम से मॉलिक्यूल बना होगा तो उनमें श्योरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वो पोलर होते हैं, तो वो क्या होते हैं पोलर। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl, HBr और HI। ठीक है, इसमें मैंने एक ऑर्डर भी लिखा है, उसको बाद में देख लेते हैं। पहले बात करें, देखो जैसे आपको पता है HCl की तो हम बात कर भी चुके हैं। HF की बात करें तो आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ वो खींचता है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन हम वही बात है कि हम इसको प्योरली नेगेटिव और प्योरली पॉजिटिव मान के चलते हैं, वो सब हम बात कर चुके हैं। ठीक है ना, तो इस करके इनका डाइपोल मोमेंट होता है, और जिनका डाइपोल मोमेंट होता है वो नॉन पोलर वो पोलर स्पीसीज होते हैं, जो पोलर स्पीसीज होते हैं। इसमें मैंने देखो वैसे तो एग्जांपल देनी चाहिए थे, लेकिन मैंने साथ में ऑर्डर भी लिख दिया, क्योंकि जगह अपने पास कम थी, तो एक ही जगह पे दोनों काम हो जाएंगे अपने। तो HF, HCl, HBr, HI, ये अपना ऑर्डर है। कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि मतलब करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपसे पूछेंगे टिक द मार्क द करेक्ट ऑर्डर, तो आपको ये ऑर्डर बस लिखना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये ऑर्डर तो भी सिंपल है, इसमें कोई अभी एक्सेप्शन नहीं आएगी, आगे 1-2 आएंगी। तो म्यू बराबर होता है Q क्रॉस D के, मतलब म्यू डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे। तो देखो HF, HCl, ठीक है, HBr और HI। ठीक है, ये चीज है अपने पास। तो आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा खींचता है, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आता है, इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आता है एज कंपेयर टू क्लोरीन के, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता इससे कम होती है, इससे कम होती है। तो इस पे जो पार्शियल करैक्टर आता है, इस पे अगर हम माने पार्शियल टू नेगेटिव आता है, 2 पार्शियल नेगेटिव मैंने लिए हैं, तो इधर पार्शियल एक ही नेगेटिव हम ऐसे दिखा सकते हैं कि इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आता है, इस पे कम आता है, इस पे और कम होता है, इस पे और कम होता है। लेकिन देखो म्यू जो है चार्ज पे भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। तो आपको पता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, HF की बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ तो आई होप अब क्लियर हो। ये दोनों छोटे एटम है तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसके बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इधर और ज्यादा होती है, इधर और ज्यादा होती है। तो प्रॉब्लम देखो दोनों तरफ से आ रही है, क्योंकि हमको पता है कि म्यू Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और D के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इधर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इधर डिस्टेंस कम है। इधर इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन इधर चार्ज सबसे कम है। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? तो डाइपोल मोमेंट डिपेंड कर रहा है चार्ज पे। क्यों चार्ज पे? क्योंकि देखो डाइपोल, देखो ऐसे आप जा रहे हो तो डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट, डिस्टेंस तो ऐसे d मतलब d आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो चार्ज है इधर चार्ज मेन रोल अदा कर रहा है। क्योंकि क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैंने एक आपको एग्जांपल अभी जो ली थी, जिसमें मैंने d लिया था 1275 एंगस्ट्रॉम लिया था। ठीक है, तो जो आपकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हम एंगस्ट्रॉम में होती है। बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी सी होती है, बहुत ज्यादा छोटी सी, आपको दिखती तक नहीं है। तो एंगस्ट्रॉम में आपकी बॉन्ड लेंथ होती है। तो बॉन्ड लेंथ में जब आप ऐसे जाते हो तो एंगस्ट्रॉम में है, तो इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चार्ज में बहुत ही ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। तो नो डाउट d भी इंक्रीज होता है इधर जाते हुए, लेकिन चार्ज बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है। इस करके जो इधर से बात है याद रखना कि म्यू ना सिर्फ Q पे डिपेंड करता है, ना सिर्फ D पे डिपेंड करता है, एक Q और D के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है।
कि Q इंटू डी का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। इधर बात करें, इधर चार्ज ज्यादा है, डी कम है। इधर बात करें, इधर चार्ज कम है, डी ज्यादा है, लेकिन इधर चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो डी जो डी कम है उसको ओवरकम कर देता है। और Q और Q प्लस Q क्रॉस डी का प्रोडक्ट इसका सबसे ज्यादा आता है, इसका थोड़ा सा कम, इसका और कम, इसका सबसे कम। तो इसलिए आपका ए ऑर्डर आता है। और एक सिंपल सा रूल आप ए भी याद रख सकते हो कि जब हम डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, तो आपको जब चार्ज और डिस्टेंस में कंफ्यूजन हो रही हो कि चार्ज का फैक्टर काउंट करें कि डी के अकॉर्डिंग निकालें, तो आप चार्ज वाला फैक्टर ही हमेशा प्रीडोमिनेंट होता है कि आप चार्ज के अकॉर्डिंग ही देखोगे। एक छोटी सी एक्सेप्शन है, उसको हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इसमें देखो हम, क्योंकि चार्ज जो है, चार्ज की वैल्यू ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है, और डी जो है और डी एंगस्ट्रॉम में होता है, तो कैलकुलेशन में इतना कोई खास फर्क नहीं डालता, क्योंकि डी पहले ही बहुत छोटा है और वो इंक्रीज होगा तब भी वो छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका ऑर्डर ए आया, क्योंकि HF के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा होगा, तो जिसमें चार्ज ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा। तो HF फिर HCl फिर HBr फिर HI का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज है वो सबसे कम होगा। तो ए आपका डाइपोल मोमेंट का इसका ऑर्डर है। क्लियर है बात। तो ऐसे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, ठीक है, कि जिसका इतना याद रखना, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो और नॉन पोलर, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो और पोलर, इतना याद आप रखेंगे, ठीक है। ऐसे तो याद रखने वाली कोई चीज ही नहीं है, वैसे नाम से क्लियर हो जा रहा है अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो, ठीक है ना। अब थर्ड एप्लीकेशन करते हैं, और वन ऑफ द लास्ट एप्लीकेशन टू डिस्टिंग्विश ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को सेपरेट करने के लिए भी हम डाइपोल मोमेंट का यूज कर सकते हैं। स्पेशली बात करें सिस और ट्रांस को, कि हम डाइपोल मोमेंट से ही ये बता सकते हैं कि जो अपने पास गिवन स्पीसीज है वो सिस है कि ट्रांस है। देखो कैसे, एक बहुत ही फेमस और एडवांस में 2-3 बार आई हुई एग्जांपल, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे आप। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड की एग्जांपल। तो मैलिक एसिड आपका ए होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक मिथाइल ग्रुप आपका ए रहा, एक मिथाइल ग्रुप आपका ए रहा। तो मैलिक एसिड होती है सिस फॉर्म इस मॉलिक्यूल की, और फ्यूमेरिक एसिड होती है ट्रांस फॉर्म। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होता है, आइसोमर आई होप अब आता हो, ठीक है ना। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस सिस और ट्रांस है, ज्योमेट्री में डिफरेंस है। तो जो ए है सिस, ठीक है ना, ए मतलब सिस क्या होता है, जब सेम ग्रुप सेम साइड में हो, तो ये आपका सिस है, ए आपका ट्रांस है। आई होप अब तो इतना तो पता है आपको, ठीक है ना। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की, अब बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। तो देखो डाइपोल मोमेंट का अब स्टार्ट करते हैं मेन खेल खेलना। तो देखो डाइपोल मोमेंट की मैंने आपको डायरेक्शन क्या बताई थी, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसी तरफ डाइपोल मोमेंट का एरो भी मूव करता है। तो देखो मैंने आपको अब एक चीज पता है कि जो आपके पास देखो इसमें हम डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं। अच्छा पहली बात इतना याद रखना, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है इसका हम डाइपोल मोमेंट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। इस करके इसको हम डाइपोल मोमेंट इसका नहीं लेते, इसको नॉन पोलर बॉन्ड मानते हैं, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट हम इनके बीच में ही बात करेंगे क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है इधर 2 कार्बन है, इधर ए भी कार्बन है, ए भी कार्बन है, लेकिन ए कार्बन जो है आपका क्या है, ए आपका है sp2 कार्बन। ए क्या है आपका sp2 कार्बन, और ए जो कार्बन है आपका इधर क्या है sp3 कार्बन। आई होप आपको अब हाइब्रिडेशन आती है, आपको पता है कि इधर इसने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 आएगी, और इधर इसने 1, 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक पाई बॉन्ड बनाया है। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता, तो इस करके आपकी हाइब्रिडेशन आई sp2। तो आपको अब पता है
आपको पता है कि sp3 में s कैरेक्टर होता है 25%, ठीक है, और इसमें s कैरेक्टर होता है 33%, इसमें s कैरेक्टर होता है 33%। तो आपको मैंने एक चीज कराई थी जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर रहे थे कि जिसका s कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ये चीज देखो उधर से यूज होके इधर आ रही है, तो याद रखेंगे जिसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका s कैरेक्टर ज्यादा है, और जिसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की क्षमता या टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इस करके ए कार्बन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है। तो ये जो बॉन्डेड पेयर है इसको ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए आपका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी आपकी इसी तरफ आई कि इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन का भी एरो इसी तरफ आया। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, पहले आपने डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपने इसके लिए निकाल दी। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसके लिए देखो, फिर इधर इस साइड होगी इसकी डायरेक्शन, है ना, क्योंकि ऐसे इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ए है, एक ए है, ठीक है। तो अब देखो देखो दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, ए इस तरफ है, ए इस तरफ है, तो ए इस तरफ है, तो ए दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, क्योंकि दोनों डाइपोल मोमेंट जो है, दोनों डाइपोल मोमेंट हैं उनकी वैल्यू तो सेम ही होगी, क्योंकि इधर भी कार्बन, इधर भी इस कार्बन, मतलब sp2 कार्बन और मिथाइल ग्रुप के बीच में डाइपोल मोमेंट है, इधर भी दो सेम ग्रुप के बीच में ही डाइपोल मोमेंट है। तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट की वैल्यू सेम होगी, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। वेक्टर लो, आपको मैंने बताया था कि ये वेक्टर है भाई, वेक्टर में गेम खेलनी है आपको सारी। तो एक वेक्टर अगर इस तरफ आ रहा है और एक सेम वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं। तो इधर आपका नेट डाइपोल मोमेंट जो आया वो 0 आया। तो आपको क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है कभी ना कभी, और आपसे पूछा गया है कि फुमेरिक एसिड, आपको लेकिन फॉर्मूला नहीं दिया होता, ये चीज दी नहीं होती, उधर आपको बस सीधा डायरेक्ट पूछा था कि फुमेरिक एसिड का डाइपोल मोमेंट क्या 0 होता है कि नहीं होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए था कि फुमेरिक एसिड, पहले तो ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो ए आपका फुमेरिक एसिड होता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इससे एक चीज और पहले बात कर लेते हैं मैलिक एसिड की। तो ये आपका मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड क्या होता है, सिज फॉर्म होती है, ठीक है। तो इसमें भी डायरेक्शन इस तरफ होगी, sp2 कार्बन की तरफ, तो क्योंकि इसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो एक डायरेक्शन ए रही, एक डायरेक्शन ए रही, तो एक डायरेक्शन ए जा रही है, एक डायरेक्शन ए जा रही है, तो आपस में एक रिजल्टेंट आपको मिलेगा इस तरफ। वेक्टर लो, आई होप आपको आता हो, वेक्टर को कम से कम देखना तो, विजुलाइज तो करना आता हो, कैलकुलेशन अगर कम आती हो तो। देखो हमने क्या किया, देखो एक वेक्टर अपना इस डायरेक्शन में था, एक वेक्टर अपना इस डायरेक्शन में था। देखो एक वेक्टर आपका ऐसे था, है ना, देखो सेम वही है, एक वेक्टर आपका इधर था, तो एक वेक्टर आपका ये रहा, एक वेक्टर आपका ये रहा, तो मैंने वही इसको ऐसे लिखा है। तो ये दोनों जब इनका जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में इनका वेक्टर रिजल्टेंट आएगा, तो ये आपका कुछ, इसका मतलब इसका कुछ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है। तो किसी चीज का अगर डाइपोल मोमेंट होता है तो ये क्या होती है, वो पोलर स्पीसीज। तो इधर से एक चीज और क्लियर रखना कि फुमेरिक एसिड आपकी नॉन पोलर होती है और मैलिक एसिड आपकी पोलर होती है। क्लियर है बात। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है और ये सिज होता है और ये ट्रांस होता है। अब एक चीज और याद रखना, याद रखने का तो देखो वैसे कुछ भी नहीं है, मैं कुछ याद करके नहीं आया हूं ना, आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखो इधर से आपको एक चीज क्लियर हुई कि ट्रांसफॉर्म का डाइपोल मोमेंट 0 होता है और सिज का नॉन 0 होता है। तो ये बस ये चीज मैंने आपको करानी थी कि डाइपोल मोमेंट ट्रांस का 0 होता है, क्योंकि ट्रांस में ऑपोजिट पोजीशन पे होते हैं दो एटम, तो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे का कैंसिल कर देते हैं। तो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट 0 होता है और सिज का नॉन 0 होता है। तो इस फैक्टर से हम दो, मतलब सिज और ट्रांस को सेपरेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सिज है कि ट्रांस है, कि ये सिज है कि ट्रांस है, ठीक है ना। तो हम ऐसे बता पाएंगे,
क्लियर है इधर तक? तो ये 3 एप्लीकेशन हो गई डाइपोल मोमेंट की, और इससे ज्यादा कोई एप्लीकेशन आपको नहीं है। अब बात करेंगे क्वेश्चंस की, अब बात करेंगे क्वेश्चंस की, जो आपके मेन क्वेश्चन से और क्लियरेंस होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ अमोनिया एंड NF3 विच इज मोर पोलर। एक क्वेश्चन भी देखो, ये बोर्ड में बहुत बार आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है काफी बार, क्योंकि हम इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर नहीं देखते। और मैंने आपको बताया था कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप सीधा ही बस देख के नहीं निकाल सकते, उसके वेक्टर्स आपको देखने होंगे और रिजल्टेंट वेक्टर आपको देखना होगा। तो देखो, देखने में वैसे क्या लग रहा है, अमोनिया और NF3, तो आपको पता है कि आपको ऐसा लगेगा कि NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, NF3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि इधर अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होगा। फ्लोरीन एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है, और इधर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कम होगा, तो इधर चार्ज ज्यादा होगा, इधर चार्ज कम होगा, हम ए मानते हैं। लेकिन अब बात ये आती है, जब इसका डाइपोल मोमेंट देखा तो अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज्यादा था NF3 से। तो इधर से गलती हर साल बच्चे करते हैं, और हर साल ऐसे देख के ही मार आते हैं कि NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो NH3 से ज्यादा होता है, जो कि उनको गलत मार्क्स देता है, उनके मार्क्स बहुत डिक्रीज कर देता है। तो इस बात को समझो। आपसे पूछ रहे हैं कौन ज्यादा पोलर होगा, कौन ज्यादा पोलर होगा, कैसे बता सकते हो आप? जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा वो उतना ही ज्यादा पोलर। तो डाइपोल मोमेंट देखते हैं कैसे अब कैलकुलेट करेंगे। याद रखना, डाइपोल मोमेंट पहले बात ना सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, ना सिर्फ डिस्टेंस पे, ये दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। पहला मेन पॉइंट है, और दूसरा मेन पॉइंट है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दो पॉइंट आप अगर माइंड में रख लो तो डाइपोल मोमेंट का कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। कि पहली बात कि क्यूडी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ एक चीज पे, और दूसरी बात की एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब बात करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा पोलर है। तो बस बेसिकली हमें बात करनी है डाइपोल मोमेंट की। तो देखो, पहले बात करें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस देखते हैं। तो अब इधर से एक चीज याद रखना कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम हमेशा अपवर्ड साइड लेते हैं। लोन पेयर की डायरेक्शन की, लोन पेयर के द्वारा जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन हम हमेशा अपवर्ड साइड लेते हैं। तो बाय कन्वेंशन हम इसको ए लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करें इसकी, तो पहले देखो इन दोनों में तो लोन पेयर के द्वारा जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन तो अपसाइड ही है। बात करते हैं बॉन्ड की, ठीक है, बात करते हैं बॉन्ड्स की। तो आपको इधर पहले इसकी बात करें तो नाइट्रोजन फ्लोरीन, तो आपको पता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अवर पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फ्लोरीन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी फ्लोरीन की तरफ ही होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी फ्लोरीन की तरफ होगी। सेम इधर भी, ठीक है, सेम इधर भी और सेम इधर भी। तो ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई। और बात करें इस केस में, तो इधर आपको सिंपली दिख रहा है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो इस करके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? नाइट्रोजन की तरफ। इसलिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ, ठीक है। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जिसको वेक्टर लॉ आता है उसको साफ दिख रहा होगा, नहीं भी आता है तब भी इतना तो, मतलब जिसको नहीं भी आता वो भी देख पाएगा, क्योंकि देखो ए वेक्टर आपका इस तरफ है और ए इस तरफ है। तो ए वेक्टर इन वेक्टर को कैंसलेशन कर रहे हैं, इसमें कुछ कैंसलेशन हो रही है। मतलब ए नहीं कह रहा हूं कि मैं इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है इधर, ये भी याद रखना। कभी कभी इधर भी घुमा सकते हैं कि आपसे एक क्लियर करना चाहें कि आपको क्लियरेंस भी है कि नहीं। तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर आपस में कैंसल आउट कब होते हैं? जब और बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड के हो, बस एक ऑपोजिट डायरेक्शन हो। लेकिन इधर आपको पता नहीं है कि इन तीन वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, इन तीन वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ इधर आपको मिलेगा। आपको पता नहीं है कि ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है कि नहीं,
ठीक है, तो इस करके आप ये नहीं कह सकते कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। बस हाँ आप ये बता सकते हो कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो इस केस में देखो डाइपोल इसका इस लोन पेयर के द्वारा जो डाइपोल मोमेंट है ऊपर डायरेक्शन में है और इनके द्वारा जो डाइपोल मोमेंट है नीचे डायरेक्शन में है। तो ऊपर है नीचे है तो कुछ कैंसलेशन इधर होगी, तो मतलब इधर डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा, इधर डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होगा। लेकिन बात इसकी करें तो इसमें लोन पेयर के कारण डाइपोल मोमेंट इधर है और इन बॉन्ड्स के कारण भी डाइपोल मोमेंट ऊपर की डायरेक्शन पे है, तो डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट अमोनिया का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है, इस करके अमोनिया ज्यादा पोलर है, अमोनिया ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू NF3। देखो क्या हुआ, NF में जो आपके बॉन्ड है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अंदर जो आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है और NF बॉन्ड है, तो NF बॉन्ड ज्यादा पोलर है। याद रखना NF जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अच्छी खासी डिफरेंस है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रॉन एक्टिव है और इधर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस उतना नहीं है एज कंपेयर टू इसके। लेकिन मतलब हम ये कह सकते हैं कि बॉन्ड मतलब NF बॉन्ड जो है वो मोर पोलर है NH बॉन्ड से, लेकिन जो अमोनिया मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू NF3 मॉलिक्यूल से। कंफ्यूजन इधर ही होती है, कंफ्यूजन इधर ही होती है क्योंकि बच्चे स्ट्रक्चर नहीं देखते, बस NH3 और NF3 देखते हैं तो उनको दिखता है कि हाँ इधर पोलैरिटी ज्यादा है इधर पोलैरिटी कम है, तो इस करके इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो एक गलत हो जाता है क्योंकि ये बॉन्ड तो पोलर है लेकिन हमको डाइपोल मोमेंट के लिए डायरेक्शन देखनी होती है। सिर्फ बॉन्ड पोलर या मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन आपको साथ साथ में देखनी होती है। तो इधर दिखा कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, इस करके इसका डाइपोल मोमेंट कम होता है एज कंपेयर टू अमोनिया। क्लियर है बात। तो पहला क्वेश्चन ए था जिसमें आपको पता लगा कि ए ज्यादा पोलर है, अमोनिया ज्यादा पोलर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैंने एक लिया कि बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है और एक साइक्लोहेक्सेन के ऊपर ब्रोमीन लगा है, तो इन दोनों में आपको बताना है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो ये तो बहुत ईजी है वैसे तो। देखो डाइपोल मोमेंट क्यू और डी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इधर आपको पता है कि इधर देखो बेंजीन के साथ रिंग है ना, देखो इधर क्या है बेंजीन है, इधर आपको बेंजीन है। तो सिंपल सा यार ऑर्गेनिक जिसने की हुई है उसको तो लिए बहुत सिंपल है, तो ये आपका ब्रोमीन है। तो आपको पता है बेंजीन है तो इधर आपका क्या है हेलोजन है और हेलोजन में लोन पेयर होते हैं। तो आपको पता है कि इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, देखो जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया मतलब आपको दिखने में तो ये लग रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, वैसे दिखने में लग रहा है सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और आपको पता है कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से, आपको ये चीज अब पता है, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, इस करके इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इस करके आपका डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस करके इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, डी कम हो जाएगा, और इधर डी आपका ज्यादा है, इधर आपका डी ज्यादा है। क्लियर है बात। तो इस तरह से आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें थर्ड एग्जाम्पल की। तो देखो इधर से थोड़ा इंटरेस्टिंग काम स्टार्ट होता है, ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल देखें तो इधर आपको डाइपोल मोमेंट पूछ रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट देखो इनके कारण ही आएगी, एक इसके करके डाइपोल मोमेंट और इसके करके, क्योंकि इधर जो आपके हाइड्रोजन है, मैंने बताया कि आपको हाइड्रोजन वाले डाइपोल मोमेंट नहीं देखने, तो इनके करके आप ही देखोगे। तो देखो आपको डाइपोल मोमेंट की बस डायरेक्शन देख लो, बाकी काम हो जाएगा। आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो आपका जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने तरफ, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ ही होगी। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो ऐसी सेम इधर भी होगा, ऐसी सेम इधर भी होगा, ठीक है ना। तो ये आपका इधर हो गया, ये आपका
ए आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस हो गई। तो इसमें तो साफ ही दिख रहा है आपको कि इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों सेम ही स्पीसीज हैं, इधर भी सेम चीज के बीच में बॉन्ड है, इधर भी सेम चीज के बीच में बॉन्ड है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 ही होगा। ठीक है ना। तो वैसे भी आपको ऑर्डर पता लग गया होगा कि ए आपका ऑर्डर होगा। देखो नीट, वैसे जेई के स्टूडेंट को समझ आ गया होगा, नीट के स्टूडेंट के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक भी कहना चाहूंगा। आपको पता है कि डाइपोल, किसी भी वेक्टर की एडिशन जब हम करते हैं तो वेक्टर का एक एडिशन वाला फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जब आपको म्यू रिजल्टेंट निकालना है, म्यू रिजल्टेंट के लिए वेक्टर एडिशन का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? म्यू 1 द स्क्वायर, म्यू 2 द स्क्वायर। आई होप नीट वाले बच्चों को भी वैसे इतना तो आता ही होगा। म्यू 1 म्यू 2 कोस थीटा। तो ये ऐसे आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो ये रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स होता है। ठीक है ना। तो इसमें देखो म्यू 1 स्क्वायर म्यू 2 स्क्वायर, देखो ये तो फिक्स क्वांटिटी है, आपको म्यू 1 भी दिया होगा म्यू 2 भी दिया होगा, ये तो कभी भी चेंज ही नहीं होंगे ना, ये तो फिक्स क्वांटिटी है। बस चेंज हम क्या कर सकते हैं? थीटा। चेंज क्या होगा? थीटा। देखो इधर आपका इसका भी म्यू 1 सेम है, इसका भी म्यू 1 सेम है। ठीक है ना, क्योंकि म्यू 1 तो इस ए भी वही सेम बात है, ए भी वही चीज सेम चीज है, तो इसका भी म्यू 1 जो होगा इसका भी म्यू 1 वही होगा। तो वही सेम बात इसकी भी है कि इसका म्यू 1 भी वही होगा। तो म्यू 1 ये चीजें तो सेम है, बस डिफरेंस आ रहा है थीटा का, कि इस केस में एंगल कुछ और है, इस केस में एंगल कुछ और है। और नीट वाले बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा, वैसे जेई वाले बच्चों को तो साफ क्लियर होगा, लेकिन नीट वाले बच्चों को ये मैं कहना चाहूंगा कि याद रखना कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थीटा के, कि थीटा जितना कम होगा म्यू रिजल्टेंट उतना ज्यादा होगा, म्यू रिजल्टेंट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि थीटा जितना कम होगा कोस थीटा उतना ही ज्यादा होता है। मैथ में थोड़ा आ गए, शायद कि कोई बच्चा डिमोटिवेट ना होना नीट वाले। ठीक है, आपको तो बस इतना ही याद रखना है। ठीक है ना। लेकिन आपको मैं वैसे बताऊं तो आपने 10th तक स्टडी की हुई है मैथ को, तो आपको वैसे इतना पता होना चाहिए कि कोस थीटा कब ज्यादा होता है? जितना थीटा छोटा करते जाएंगे उतना कोस थीटा ज्यादा होगा। तो कोस थीटा जितना ज्यादा होगा उतना म्यू ज्यादा होगा। इतना नहीं भी समझ आया तो याद रखना कि म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। अब बात करें थीटा की, तो इस केस में देखो थीटा आपका क्या है? इस केस में थीटा है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये आपका देखो ए है आपका, एक्चुअल में ए है ना आपका एंगल, ए आपका एंगल है। देखो ए आपका बॉन्ड एक ए है, एक बॉन्ड आपका ए है, तो इसके बीच में एंगल कहीं इधर आके मीट करेगा। जब जहां दो लाइन मीट करती हैं उसके बीच में ही हम एंगल बताते हैं। तो एक बॉन्ड आपका ए रहा, एक बॉन्ड आपका ए था। सिंपल सी बात करें तो ऐसा है। एक मिनट रुको, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो इतना याद रखना बस कि म्यू जो है वो आपका क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। तो अब देखो एक आपका ये रहा क्लोरीन, तो ये एक आपका, एक लाइन आपकी ये रही, ठीक है, एक बॉन्ड आपका ये रहा, और एक क्लोरीन आपका ये रहा, तो एक क्लोरीन आपका ये रहा। ठीक है, तो और इसके बीच में आपको पता है कि एंगल कितना है? 60 डिग्री। अगर एंगल नहीं भी पता है, वैसे तो आपको दिख रहा है कि इधर हेक्सागोनल है, मतलब 6 कार्बन वाली रिंग है, हेक्सागोनल है स्ट्रक्चर। तो हेक्सागन में हर एक जो एंगल होता है, हर एक जो एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। उसी के कारण आपका 60 × 6 360 डिग्री होता है। लेकिन आपको नहीं भी याद रखना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए एक थीटा ए है। ठीक है, मान लो एक थीटा ए है, चलो मैं 60 भी रहने दूं। अगर ये मान लो ये थीटा 1 है, दूसरे केस में आपका क्या है? एक बॉन्ड ए रहा, एक बॉन्ड ए रहा, और दूसरा बॉन्ड ए रहा, तो दूसरा बॉन्ड ऐसे है, दूसरा बॉन्ड ऐसे है, तो ये एंगल आपका थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ये एंगल आपका इधर आ जाता है ना। एक बॉन्ड ए रहा, एक बॉन्ड ए रहा, तो ये दूसरा थीटा आपका ए है, दूसरा थीटा आपका ए है। और तीसरे में एक बॉन्ड ए रहा, एक बॉन्ड ए रहा, ठीक है, और दूसरा बॉन्ड ही ए रहा, दूसरा जस्ट उसके ऑपोजिट है, एक ए रहा, एक जस्ट इसके ऑपोजिट है। तो इसके बीच में एंगल कितना है? 180। ये तो साफ आपको दिख रहा है। इनके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। वैसे तो ये भी आपको दिख रहे हैं कि ये 120 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, लेकिन आपको बस
बस ये देखना है कौन ज़्यादा है कौन कम है, चाहे डिग्री उग्री ना देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका थीटा सबसे कम है, मतलब इस केस में थीटा सबसे कम है, इस केस में थीटा थोड़ा ज़्यादा है, इस केस में सबसे ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया है कि थीटा जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना कम होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, इसका इससे ज़्यादा होगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा। इस करके ही आपका ऑर्डर ए आया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यदि आपको वेक्टर को देख के ही करना आता है कि बस मैं तो देख के ही कर देता हूँ कि मैं कहता हूँ ए रहा एक ए रहा, तो इसका रिजल्टेंट ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू इसके। लेकिन नीट वाले बच्चों की बात करूँ या जेई वाले बच्चों की भी बात करूँ तो याद रखना जितना थीटा कम होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को मैं इरेज नहीं करूँगा, इसको आप लिख ले, इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर लिख देते हैं कि ज़्यादा और सिंपल आपको लगे, ठीक है ना। तो याद रखना म्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, वैसे तो याद रखने वाला कुछ नहीं, जब आपको वेक्टर के कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर दिया मतलब उसका जेईई एडवांस का क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और सोचो, गलत करो सही करो मुझे मैटर नहीं करता, बस करो, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, आई होप आपने पॉज कर लिया हो, प्लीज कर लो एक बार, तो काम अपना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं करता हूं, तो देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो इस केस में तो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, और इस केस में लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां आएगी, इस तरफ। क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है इस कार्बन की और इसकी sp3 है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इस कार्बन के। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचे जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। तो बस ए फर्क आया, पहले हमने क्या लिया था, दोनों ही मतलब अवे जा रहे हैं रिंग से, तो दोनों की डायरेक्शन अवे फ्रॉम रिंग थी, लेकिन इसमें एक अवे है और एक टूवर्ड है। तो अब फर्क पड़ेगा, अब देखना क्या जबरदस्त फर्क आएगा। यही मेन रोल है डायरेक्शन का, अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है तो आप वेक्टर वाली चीजें नहीं कर पाओगे। तो देखो अब फर्क देखो कितना कमाल का आया। इधर क्या हो रहा था, दोनों वेक्टर जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, दोनों वेक्टर क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, इस करके कैंसल आउट कर रहे थे। और इधर दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। इधर कितना था, 180 डिग्री, इधर कितना था, 0 डिग्री। तो इस करके डिफरेंस आया। तो अब इसकी बात, वैसे आप काफी बच्चे इधर भी गलत कर देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एग्जांपल की है तो जल्दी जल्दी इसमें भी गलत कर देते हैं, लेकिन वो वेक्टर की डायरेक्शन देखना भूल जाते हैं जल्दबाजी में। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, बताना कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने गलत किया था अगर ट्राई किया हो तो अब देखो बात वही है, ए वेक्टर है आपका, तो ए वेक्टर आपका ज्यादा है इधर, मतलब इस वेक्टर को हम इधर भी लिख सकते हैं, है ना, इस वेक्टर को हम इधर भी लिख सकते हैं। तो एक वेक्टर, तो मतलब वही मैंने किया है कि इस वेक्टर को हम ऐसे लेके गए आगे, ठीक है ना। तो आप वेक्टर को पैरेलली मूव कर सकते हो ना कहीं भी, तो इसी वेक्टर को हम बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए इधर लेके आए, क्योंकि हम बस बेसिकली बात यह है कि एंगल निकाल सके। तो एक वेक्टर आपका ए रहा, एक वेक्टर आपका ए रहा, तो सेम बात वही है, ए सेम बात वही है कि 60 डिग्री एंगल ही आपका होगा। क्यों? क्योंकि देखो सेम बात वही है कि एक वेक्टर आपका ए रहा, एक वेक्टर आपका ए रहा, तो एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री। अगर आपको एंगल नहीं भी याद रखना तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि बस देख लो कि थीटा किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो पहली सेकंड में एक केस में ए था, फर्स्ट केस में क्या था, देखो ए आपका बॉन्ड कहाँ जा रहा है, इधर, तो ए रहा, ठीक है ना, ए रहा, ए वेक्टर और ए वेक्टर इधर। तो जहाँ दो वेक्टर मिलते हैं उधर से हम एंगल बनाएंगे। तो इधर आपका बॉन्ड, इधर आपका एंगल क्या आएगा, देखो एक आपका ए रहा, ठीक है ना, एक आपका ए रहा, तो इधर आपका थीटा 120 डिग्री होता है। नहीं भी याद रखोगे तो बस इतना याद रखो डिग्री क्या होती है, ठीक है। तो ए इधर आपका 120 डिग्री है, और इस केस में आपका क्या है, इस केस में क्या है आपका, एक वेक्टर कहाँ है, इस तरफ एक वेक्टर आपका इधर है और दूसरा वेक्टर भी
इसी तरफ है, दूसरा वेक्टर भी इसी तरफ है, तो इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री एंगल। तो जिसका एंगल सबसे कम होगा, इधर क्या है 0 डिग्री, तो जिसका एंगल सबसे कम डाइपोल मोमेंट उसका सबसे ज्यादा। तो इस करके डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा इसका होगा, ठीक है, फिर इसका होगा, फिर लास्ट में इसका होगा। तो याद रखना, देखो पोजीशंस वैसे ही हैं, बस हमने क्या कर दिया, ग्रुप चेंज कर दिए, जिस करके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। इस करके अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा सबसे ज्यादा ए, फिर ए। तो वेक्टर का रोल देख रहे हो कितना बड़ा है, वेक्टर का रोल बहुत ही अहम है। इस करके वेक्टर क्वांटिटीज में जब हम कभी फिजिक्स में मूव ऑन करेंगे, उधर तो आपको बहुत वेक्टर्स की चीजें करनी है, तो उधर तो बेसिकली याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना होगा। तो ये 2 ऑर्डर याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते रहते हैं, ठीक है, मेंस जेईई नीट में भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ही है हाँ। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसके बीच में आपको पूछ रहे हैं कि म्यू क्या इसका 0 होगा, डाइपोल मोमेंट क्या इसका 0 है, क्या इट इज करेक्ट, तो बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत से बच्चे मार के आएंगे कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो क्या मानेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट ये रहा, इसका डाइपोल मोमेंट ये रहा, और इन दोनों ने आपस में कैंसिल कर दिया। लेकिन इधर वो लोन पेयर देखना भूल जाते हैं। क्या देखना भूल जाते हैं, लोन पेयर को देखना भूल जाते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ए रहा, एक लोन पेयर ए रहा, इसी तरह इसमें भी 2 लोन पेयर हैं जिसको हम भूल जाते हैं। तो एक अपना हाइड्रोजन ए रहा, ए अपना लोन पेयर ए रहा, एक लोन पेयर अपना ए रहा। तो हम लोन पेयर को भूल जाते हैं, जिसके कारण ही मेन अपना जो डाइपोल मोमेंट आ रहा होता है। हमें पता है डाइपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर ज़्यादा होता है, तो हम हाइड्रोजन वाले का वैसे भी कम ही मानते हैं, ठीक है, और हम इधर लेकिन लोन पेयर को देखना ही भूल जाते हैं। और धोखा करता है जेईई और नीट का एग्जामिनर हमारे साथ, हमें दिखाता ही नहीं है लोन पेयर, हमारा माइंड शार्पनेस को देखता है, चेक करता है कि आप खुद देख पा रहे हो जो चीज़ें वो छुपा रहा है आपसे। तो इस चीज़ को याद रखना। तो इसलिए देखो, इस लोन पेयर के कारण डाइपोल मोमेंट आपकी इधर आएगी, इस लोन पेयर के कारण इधर आएगी, ठीक है। तो आपकी नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ आएगी, नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगी। सेम इसमें भी नेट डाइपोल मोमेंट आपकी इस तरफ आएगी। तो डाइपोल मोमेंट इसका होता है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है। तो इट इज करेक्ट, तो नो। तो याद रखना, सॉरी यार बीच में कैमरे की पोजीशन हिल गई थी तो सेट करना पड़ा फिर से। तो इधर ये आपको याद रखना है कि इसका लोन पेयर है, जिस कारण इसकी जो क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है, क्योंकि लोन पेयर भी डाइपोल मोमेंट देते हैं और एक जबरदस्त डाइपोल मोमेंट देते हैं, इस करके इसका डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये जो अपना क्या आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि म्यू इज इक्वल टू 0, इट इज करेक्ट, तो आप बोलोगे नो, इट इज नॉट करेक्ट, जो कि काफ़ी बच्चे गलत करके आएंगे अगर पहले देख के नहीं गए हैं एग्जाम्पल, क्योंकि उस टाइम उनका दिमाग खुलेगा नहीं अगर पहले से देख के नहीं गए हैं। तो बस यही फर्क होता है यार टॉपर में और एक एवरेज स्टूडेंट में। टॉपर को उधर इतना सोचना नहीं होता, एवरेज स्टूडेंट ने भी मेहनत की हुई है, टॉपर ने भी की हुई है, बस ये है कि टॉपर ने सारी वेरिएशन कर लिया, तो उधर उसके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कुछ नवा सोचना नहीं होता, उसके माइंड में है कि इसके बाद मुझे ये स्टेप करना है, इसके बाद मुझे ये स्टेप करना है। लेकिन उधर एवरेज स्टूडेंट सोचता है कि मैं कौन सा कंसेप्ट इधर लगाऊं। तो बस फर्क इतना ही है, ठीक है ना। इस करके ही हो अपना पेपर कभी कभी आधे घंटे पहले ही कर देते हैं जेईई का भी, जो कि हम लोग तो सोचते हैं कि आधा घंटा और मिल जाए, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट का कुछ यार अच्छे क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता आपका कोई डाइपोल मोमेंट में, ठीक है। मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लेना। नीट में तो इससे बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमने बहुत हाई लेवल ले लिया नीट के अकॉर्डिंग तो बात करें, ठीक है ना। अब इसके कुछ जल्दी जल्दी आप सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स देख लो। पहला ऑर्डर आपका ये है कि आपको मैंने बात करी भी हुई है कि अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है वो NF3 से ज़्यादा होता है, तो इसका और NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो इनसे भी कम होता है, इनसे भी कम होता है, इसको आप देख लेना, ठीक है ना। तो आपको वैसे भी पता है, वैसे मैं बताने की कोशिश करूँ तो जैसे आपका ये आयोडीन है, अगर आपको बताना ही चाहूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आयोडीन का जो फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। इधर आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ,
क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है आयोडीन से, क्योंकि आयोडीन तो एक बहुत ज्यादा साइज वाला मॉलिक्यूल है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ, इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो ये ऐड ऑन होगा, ये ऐड ऑन होगा। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या हो रहा था, फ्लोरीन के केस में कहाँ गया, फ्लोरीन के केस में ऑपोजिट हो रहा था, तो ये कैंसलेशन इधर हो रही थी। तो इसके लिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से। इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हो। तो पहला ऑर्डर ये है कि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उसके बाद Ni3, NBr3, NCl3 और NF3 का सबसे कम, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर है अमोनिया, ठीक है, अमोनिया वाले ग्रुप का लिखा है, ठीक है, अमोनिया वाले ग्रुप का लिखा है। तो इस एक फैक्टर को आपको बाय हार्ट याद रखना है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं फिर से बात कर रहा हूं, मैं दे सकता हूं आपको, एक्सपेरिमेंटल वे में भी बता सकता हूं, लेकिन आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, तो उसका कोई आपको फायदा भी नहीं होगा, ठीक है ना। और अपने पास इतना भी टाइम भी नहीं है, अगर आप 11th में होते तो जरूर कराता, ठीक है ना। तो अभी बस इसको आपको याद रखना है कि अमोनिया का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है, फिर SbS3 का, फिर AsS3 का, PH3 का सबसे कम डाइपोल मोमेंट है। इतना आपको याद रखना है। इसका रीजन भी आप कहो तो ये मैं आपको इतना बता देता हूं कि अमोनिया का Q इंटू डी का प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा होता है, PH3 का Q और D का प्रोडक्ट सबसे कम होता है। अभी इतना ही बता सकता हूँ, एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे तो मुझे आपको ये भी बताना होगा कि इसका Q कितना था, इसका D कितना था, तो वो आपके वैल्यूज आपके कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस ऑर्डर को दिमाग में रखेंगे, इस ऑर्डर को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि अगर आप याद ना करके गए तो आपका उधर आप क्वेश्चन इसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद वाटर का डाइपोल मोमेंट H2S से ज्यादा होता है, तो सिंपल सा केस है, ठीक है ना। ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है, ठीक है ना। ये आपका H2SO है ना, H2S है। तो ये आपका वाटर है, ये आपका H2S है। तो आपको पता है कि ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, ये इधर होगी, ठीक है, ये इधर होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ ही होती है, मतलब उसी के साइड में। तो ये आपकी ये होगी। तो रिजल्टेंट ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में, है ना। एक वेक्टर आपका इधर, मतलब एक वेक्टर आपका ऐसे हो, एक वेक्टर आपका ऐसे हो, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आता है, इधर में। तो ये आपका रिजल्टेंट इसका इधर आएगा, और ये दोनों भी ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है। और इसमें बात करें तो ए भी ऐसे इधर जा रहा है, ए भी ऐसे इधर जा रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट तो ऊपर रहेगा ही। तो ए भी ऐसे ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है कि इसके जो डाइपोल मोमेंट है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट है इनकी वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ए इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इधर चार्ज ज्यादा होगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इधर बात करें तो। इस करके डाइपोल मोमेंट जो वाटर का है वो H2SO से ज्यादा होता है। वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है वो H2SO से ज्यादा होता है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। तो क्लियर है बात। तो अब नेक्स्ट देखें, आगे बात करें। नेक्स्ट, हाँ, ये दो एग्जांपल हैं जो आपको बस याद रखनी है। वैसे तो ये दूसरी वाली जो है ये तो आपको याद वैसे भी रह जाती है। आपको याद रखना है कि जो डाइपोल मोमेंट, मतलब जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो फ्लोरीन से ज्यादा होता है, वो फ्लोरीन से ज्यादा होता है। इधर भी कंफ्यूजन आपको काफी बच्चों को शायद हो रही हो, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो होना तो इसका चाहिए था। लेकिन मैंने आपको फिर वही बात कह रहा हूं कि Q-D का प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, सिर्फ चार्ज पे नहीं करता। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इधर जो Q-D का प्रोडक्ट है वो ज्यादा आया एज कंपेयर टू इसके जो Q-D के प्रोडक्ट है, तो इसके लिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CF से। तो इसलिए क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन से ज्यादा होता है। तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आगे तो नॉर्मल चलता है, बस इन दोनों में याद रखना है आपको। क्लियर है बात। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर इसका हो गया, ठीक है ना। जनरली आपसे पूछा इसका ही जाता है, ये जल्दी नहीं आता, तो ये आप
इजिली गैस भी कर लेते हैं, काफ़ी बच्चे सही कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत खास नहीं होती। उसके बाद लास्ट ए रहता है, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें दो ही चीज़ें देख लेते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं, उससे और ज़्यादा के लिए सिंपल लगेगा। तो देखो CH3Cl, CH3Cl, तो इसको देखते हैं CH3Cl। तो अब आई होप आप स्ट्रक्चर तो बना ले रहे होंगे। CH3Cl आपका ये है, और CCl4 ये है आपका CCl4। मैं 2 ले रहा हूँ, आप बाकी भी ले सकते हो, तो इन दोनों से ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखो CH3Cl और CCl4। CH3Cl में वेक्टर की डायरेक्शन आप तो आराम से देख पा रहे हो कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। वैसे अगर आप इनको ना भी लो, इसको आप रहने दो, हमने पहले भी नहीं लिया तो आप ना भी लो, अभी भी ना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको पता है बस एक डाइपोल मोमेंट है जिसकी डायरेक्शन इधर है, एक डाइपोल मोमेंट है जिसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना। और इस केस में एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, और ए क्या है, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। इधर से भी एक चीज और याद रह जाएगी आपको कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, जैसे कि BCl3, तो जैसे BCl3 हो, ठीक है ना, बोरोन क्लोराइड। तो ये भी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो एक डाइपोल आपका इधर है, एक डाइपोल इधर है, एक डाइपोल इधर है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट 0 होता है। वेक्टर के रूल के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो कि आप 3 वेक्टर हो, 120 डिग्री के एंगल बना रहे हो एक दूसरे से, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होता है, उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होता है। इसी तरह इधर भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। आपको कभी कभी पूछा भी जाता है कि CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो आप इजीली बता दोगे कि इट इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, दैट इज वाई इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है। तो इसलिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका, फिर इसका, क्योंकि अब जैसे जैसे क्लोरीन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट की कैंसलेशन और होगी, तो लास्ट में और सिमेट्रिकल बनते जाता है, तो लास्ट में 0 ही डाइपोल मोमेंट हो जाता है। तो ये 5 ऑर्डर हैं, 5 ऑर्डर को ध्यान में रखना। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट का कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई चीज चेंज कर सकते हैं लेकिन कंसेप्ट हमेशा यही रहेगा, इनके अलावा कोई भी कंसेप्ट आपका यूज नहीं होगा। तो एक बार रिवाइज करना इसको, सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अब नेक्स्ट बात करें यार बॉन्ड एंगल की, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड एंगल की। बहुत ज्यादा बात कर ली डाइपोल मोमेंट की, तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो पहली बात, बॉन्ड एंगल होता क्या है? एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। कि 2 एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है, जैसे इसकी बात कर लें जो अभी हमने बनाया, तो एक बॉन्ड है, एक ए बॉन्ड है, तो ये 2 एडजेसेंट बॉन्ड है, तो इनके बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। इधर कितना है बॉन्ड एंगल, अब बताओ? इधर है 120 डिग्री। ये सब हम शेप ज्योमेट्री में कर चुके हैं। तो मैंने जो एक जर्नल एग्जाम्पल ली है, मैंने माना कि ये ए है सेंटर एटम, उसने 20 से बॉन्ड बनाए हैं। तो जो 2 एडजेसेंट एटम है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो अब देखो बॉन्ड एंगल पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बॉन्ड एंगल पे पूछ लेते हैं आपको कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, किसका कम है। तो बॉन्ड एंगल कैसे हम बताएंगे? बॉन्ड एंगल इज डिसाइड बाय हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर। ये सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडेशन से हम बॉन्ड एंगल निकालते हैं। तो बॉन्ड एंगल किससे डिसाइड करते हैं हम? बाय हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर। तो डिसाइड बाय हाइब्रिडेशन एंड स्ट्रक्चर से तो हम बॉन्ड एंगल को डिसाइड करते हैं। तो अब देखेंगे कि हम हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर से कैसे बॉन्ड एंगल को निकालेंगे। सॉरी, बीच में फैन चलने लग गया था, ठीक है ना। तो अब आगे चले तो देखो, अब मैंने इसको एक सिंपल से चार्ट में डिफाइन करने की कोशिश की है कि आपको ज्यादा थ्योरी ना करनी हो। तो उसको देखो, सबसे पहले आता है हाइब्रिडेशन। मैंने फ्लो चार्ट बनाया है कि आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत ना हो, जितना कम से कम होगा उतनी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनऑर्गेनिक याद करा दूं। तो जस्ट 1 मिनट रुको यार, हमें कैमरे की पोजीशन सही करनी होगी, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओ हाँ, तो चलो यार कंटिन्यू करते हैं आगे। सॉरी, बीच में आज 2 बार डिस्टर्बेंस हो गई, ठीक है ना। तो चलो, कभी कभी हो जाता है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन की आगे बात करें
तो हाइब्रिडेशन पे ही बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडेशन और स्ट्रक्चर पे। सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर उसका मतलब हम स्ट्रक्चर से ही बता पाएंगे ना कि उसके बॉन्ड कहाँ कहाँ है, तो उसके बीच में ही हम एंगल निकालेंगे। तो मैंने इसको फ्लो चार्ट में बनाया है, क्योंकि थ्योरी में लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा थ्योरी हमें लिखनी होती, तो फ्लो चार्ट में आपको ईजिली समझ भी आ जाएगा। वैसे तो इसके काफ़ी चीज़ें आप कर चुके हो, आपको बस ऐसे लगेगा कि रिविजन कर रहे हैं, तो तब भी देखो, ठीक है। एक नई चीज़ शायद आपको सीखने को मिले, बाकी सब सेम ही है। हाइब्रिडेशन, तो हाइब्रिडेशन मान लो, अब देखो मैंने इसको फ्लो चार्ट में बनाया है कि पहले मान लो आपको कैसे क्वेश्चन आता है, 2 मॉलिक्यूल या 2-3 मॉलिक्यूल दे दिए होंगे और आपसे पूछेंगे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, आपसे सिंपली ये पूछेंगे। तो बात करते हैं हाइब्रिडेशन की, हाइब्रिडेशन पे डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल। तो बात करते हैं हाइब्रिडेशन जब सेम हो, जब 2 मॉलिक्यूल के बीच में या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में हाइब्रिडेशन सेम हो या डिफरेंट हो। तो जब देखो पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट की, क्योंकि डिफरेंट का फ्लो चार्ट बहुत छोटा सा है। जब हाइब्रिडेशन, पहले तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है, हाइब्रिडेशन देख लो। हाइब्रिडेशन देख लो या स्ट्रक्चर ही देख लो, दोनों में से कोई एक काम कर लो, स्ट्रक्चर देखोगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाइब्रिडेशन देखो, हाइब्रिडेशन अगर डिफरेंट है, मतलब एक आपके मान लो 3 मॉलिक्यूल आए, आपकी एक की हाइब्रिडेशन है sp, एक की है sp2, एक की है sp3, ठीक है ना। आपके पास जैसे आपका आया, आपके पास आया मीथेन, ठीक है, आपके पास आया मीथेन, इथीन, ठीक है, मीथेन, इथीन और इथाइन आया। मान लो इन 3 के बीच में आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो इसकी आपको पता है हाइब्रिडेशन sp है, इसकी sp2 है, इसकी sp3 है। तो आपको पता है जब हाइब्रिडेशन sp है मतलब बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और जब 120 है sp2 है तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, और sp3 है तो इसका एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल 109.28 सेकेंड। आप बस उतना लगा सकते हो कि 109 डिग्री होगा। तो ये आपका, तो इसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडेशन से ही बता पाओगे कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है किसका कम है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज वाले स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका 180 डिग्री होता है, इसका 120 और इसका 109। तो ये आप हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग ही बॉन्ड एंगल बता पाओगे। तो पहला तरीका तो ये है कि अगर हाइब्रिडेशन ही डिफरेंट है तब तो आप हाइब्रिडेशन से ही कंक्लूड कर पाओगे। अब बात करें नेक्स्ट, जिसको हमें ज्यादा डिटेल में देखना है, हाइब्रिडेशन अगर आप सेम आ जाए, तो हाइब्रिडेशन अगर सेम आ जाए तब आप हाइब्रिडेशन से तो आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे, तब आपको मूव करना होगा स्ट्रक्चर में। अब आपको स्ट्रक्चर देखना होगा। तो अगर आप हाइब्रिडेशन सेम आ जाए तो आप देखो लोन पेयर्स को देख लेते हैं। अब लोन पेयर्स देखो, लोन पेयर को भी आगे मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। क्या ऐसे आपको याद नहीं रखना है चार्ट, बस आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो लोन पेयर, अब मान लो लोन पेयर आगे क्या है, मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर हो ही ना, और एक बात है लोन पेयर होने की। पहले बात कर लेते हैं सिंपल की, जब लोन पेयर ना हो, जैसे कि BF3, BCl3, BBr3। तो जब लोन हाइब्रिडेशन सेम हो और लोन पेयर हो ही ना, तब जो बॉन्ड एंगल होते हैं और मॉलिक्यूल्स के बीच में सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे कि BF3 देखो, BF3 क्या होता है, ये आपका BF3 है ना, ये आपका BF3 है, ये आपका BCl3 है। तो देखो बॉन्ड एंगल तो दोनों में ही सेम है, इसमें भी 120 ही होगा, इसमें भी 120 ही होगा, क्योंकि ना लोन पेयर है ना हाइब्रिडेशन, दोनों की सेम है क्योंकि दोनों की sp2 हाइब्रिडेशन है, और क्या नाम है, हाइब्रिडेशन दोनों की सेम है, और लोन पेयर कोई है नहीं, तो बॉन्ड एंगल इसका भी 120 ही है, इसका भी 120 ही है। तो सिंपल सा मैंने बस वही लिखा है, तो आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उसको मैंने कंजाइज वे में लिखने की कोशिश की है कि सारे पॉइंट ग्राफ के वे में या फ्लो चार्ट कहते हो आप, तो उसके वे में कवर हो जाए। तो सिंपल सी बात यह है कि जब आपकी हाइब्रिडेशन सेम हो और लोन पेयर ना हो तो आपका बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। उसकी एग्जांपल BF3, BCl3 या BBr का बॉन्ड एंगल सेम होता है। अब बात करें जब लोन पेयर है, अब लोन पेयर प्रेजेंट है, तो अब लोन पेयर प्रेजेंट है तो हम उसको आगे क्लासीफाई करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर के, कि चलो बॉन्ड लोन पेयर है मानते हैं, तो लोन पेयर अब बात करते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर पे, कि चलो लोन पेयर तो है, अब ये बात करें कितने हैं। तो अगर लोन पेयर सेम हो और एक लोन पेयर डिफरेंट हो, तो लोन पेयर डिफरेंट होंगे तो बहुत सिंपल है यार कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लोन पेयर के। ये चीज मैं आपको बता भी चुका हूं, हमने देखा था अमोनिया का केस, हमने देखा था अमोनिया और वाटर का केस। अमोनिया के केस में एक लोन पेयर था
और वाटर के केस में कितने लोन पेयर थे? 2 और 2, इसलिए अमोनिया का बॉन्ड एंगल आता था 107 और वाटर का आता था 104। तो आपको मैंने इसका रीजन भी बताया था, क्योंकि तो 2 लोन पेयर है तो ज्यादा और झुका देंगे बॉन्ड को, और इधर एक ही लोन पेयर है तो इसके कंपैरेटिवली कम झुकाएंगे। तो जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लोन पेयर के। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है बात? तो ये एग्जांपल मैं दिया है कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होता है वाटर से। ठीक है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको ऐसे पूरा चार्ट याद रखना है, बस आपको समझा रहा हूं कि ऐसे जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ लोन पेयर अगर सेम आए, अब तब क्या करें? अगर लोन पेयर भी सेम आ जाए तब क्या करें? तो नंबर ऑफ लोन पेयर सेम आ जाए तो A2 आपके लिए शायद नहीं हो सकती है, तो इसको ध्यान से रूल को याद रख लेना। तो जब नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम आ जाए तब आपको देखना है कि क्या सेंट्रल एटम डिफरेंट है कि पेरिफेरल एटम डिफरेंट है। सेंट्रल एटम डिफरेंट मतलब कि जो सेंट्रल एटम है क्या वही डिफरेंट है। जैसे बात करें इनकी अमोनिया की, PS3 की, AS3 की। ठीक है, इसके अभी रीजन भी बताऊंगा क्यों ये ऑर्डर आया, वैसे इसका फैक्चुअल रीजन भी बताऊंगा, लेकिन आपको एक रूल के अकॉर्डिंग भी कराया जाता है कि अब देखो इधर क्या है। इधर जो पेरिफेरल एटम का मतलब क्या होता है? जो नेबर एटम होते हैं, जो बाकी एटम्स होते हैं। जैसे इधर तीनों में नेबर एटम सेम है। पेरिफेरल एटम इनको बोलते हैं। एक तो सेंट्रल एटम होता है और बाकी जो दूसरे एटम होते हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल एटम्स। तो इधर देखो सेंट्रल एटम डिफरेंट है, पेरिफेरल एटम सेम है। तो जब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, देखो इन दोनों देखो क्या हो रहा है। सिंपल सी बात क्या है, अब अमोनिया में क्या है? ए आपका अमोनिया है, ए आपका अमोनिया है और ए आपका PS3 है। ए आपका PS3 है। तो अमोनिया में भी लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें भी ऐसी स्ट्रक्चर है, इसका भी ऐसी स्ट्रक्चर है, लेकिन तब भी बॉन्ड एंगल में डिफरेंस होता है। इसका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसको ड्रैगो रूल्स बोलते हैं, उसको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है ना? लेकिन अभी इतना समझो कि जो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग देखना है, जो हमें फैक्टर के अकॉर्डिंग बता दिया जाता है। तो जब सेंट्रल हाइब्रिडेशन सेम हो, ठीक है ना, हाइब्रिडेशन सेम थी और लोन पेयर जो है, लोन पेयर क्या है? लोन हाइब्रिडेशन भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है। तब अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है तब जो बॉन्ड एंगल है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। काफी टीचर इसको इसकी जगह ये भी लिख देते हैं कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। तो सिंपल बात वही है कि जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कमी होगी। तो वैसे भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं साइज का ही ऑर्डर ले लेता हूं कि दोनों में ही लग जाता है। बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ सेंट्रल एटम, कि जिसका साइज ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो आपका उस अकॉर्डिंग ये ऑर्डर आ जाएगा कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, फिर क्योंकि अमोनिया का साइज छोटा होता है तो जिसका साइज छोटा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो इसलिए आपका ये ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि अलोंग ए ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो इसका साइज सबसे ज्यादा होता है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो एक एग्जांपल इसकी ये हो गई। अब दूसरी बात करें, अगर पेरिफेरल एटम डिफरेंट हो, सेंट्रल एटम सेम हो, जैसे कि Cl2O F2O। तो देखो इधर ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम है, तो पेरिफेरल एटम अब डिफरेंट है। तो जब पेरिफेरल एटम डिफरेंट हो तो बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, पेरिफेरल एटम डिफरेंट हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। बस इतना दिमाग में रखना। तो क्लोरीन का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो इसके लिए बॉन्ड एंगल Cl2O का ज्यादा होता है F2O से। एक छोटी सी एक्सेप्शन याद रखना, बहुत ही काम की एक्सेप्शन है, एडवांस पे इसी चीज पे क्वेश्चन बन जाते हैं। याद रखना जब हम पेरिफेरल एटम की बात कर रहे हैं उसमें एक एक्सेप्शन है फ्लोरीन और हाइड्रोजन के केस में, कि अगर फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में पेरिफेरल एटम्स का युद्ध हो रहा है तो हमने वैसे क्या देखा था कि बॉन्ड एंगल साइज ऑफ पेरिफेरल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो आपका ऑर्डर तो ये आना चाहिए था कि फ्लोरीन का जो है, फ्लोरीन के केस में जो बॉन्ड एंगल है, फ्लोरीन के केस का जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा होता एज कंपेयर टू वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल है, लेकिन ऑर्डर आपका उल्टा आएगा। तो याद रखना
जब बात करें फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, तो आपका वाटर का, या तो ये भी याद रख सकते हो कि वाटर का जो बॉन्ड है, वाटर के भी अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज्यादा होता है F2O से। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। बाकी बस यही एक ऐसा एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन भी नहीं कह सकते, इसका भी रीजन है, लेकिन वही बात है कि आपके आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। तो इसको अभी हम इसको एज इट इज आप याद रखोगे, जब आप हायर लेवल में जाओगे स्टडीज में तब आप उधर करोगे भी। ठीक है ना, तो ऐसे आपका ये पूरा ऑर्डर है। पहले आप हाइब्रिडेशन से देख लो, अगर हाइब्रिडेशन अगर डिफरेंट आ रही है तो बहुत सिंपल, हाइब्रिडेशन सेम आएगी। तो अगर लोन पेयर है ही नहीं तो बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। अगर लोन पेयर है तो अगर लोन पेयर सेम है तो आपको ये एटम से देखना होगा साइज के। अगर लोन पेयर डिफरेंट है तो बहुत सिंपल है कि लोन पेयर डिफरेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि जिसमें लोन पेयर ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कम। तो ये आपका पूरा बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट था। ठीक है ना, अब लास्ट में बात करें ड्रैगोस रूल की। ड्रैगोस रूल देखो एक बहुत छोटा सा रूल है, बहुत कम क्वेश्चन में आता भी है, लेकिन आप देख लो। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन है बस कि इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसके जो बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर ये आया क्यों, इसका ये बस रीजन बताया था। देखो ड्रैगोस रूल कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ सेंट्रल एटम ऑफ ए मोलिक्यूल इज ए मेंबर ऑफ ए greater than or equal to third period and its electronegativity is less than 2.5, then it will not undergo hybridization. That's why bond angle of ammonia का ज्यादा होता है इनके कंपैरेटिवली। देखो इसका रीजन समझो। ड्रैगोस रूल हमें क्या बताता है? ड्रैगोस रूल बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं। याद रखना, सारे मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन नहीं करते। मैंने आपको हाइब्रिडेशन की जब डेफिनेशन करा रहा था तो बताया था कि सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स ही आपस में कंबाइन होके आपको एटॉमिक ऑर्बिटल, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं। तो ड्रैगोस रूल हमें ये बताता है कि कौन से मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि अगर सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम मेंबर होगा अगर थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से ज्यादा पीरियड वाले का मेंबर होगा, मतलब अगर कोई आपका सेंट्रल एटम है और थर्ड पीरियड का मेंबर है या फोर्थ पीरियड का या फिफ्थ पीरियड का या सिक्स्थ पीरियड का या सेवंथ पीरियड का, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो तो वो आपका हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो उसके अकॉर्डिंग ही देखें तो अमोनिया, आपको पता है कि अमोनिया आपका सेकेंड पीरियड में आता है और फॉस्फोरस आपका थर्ड पीरियड में। तो फॉस्फोरस हाइब्रिडेशन करता ही नहीं है। तो ये जो पॉइंट मैंने इधर बोला था आपको, इधर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि ए जो एक्चुअल में sp3 हाइब्रिडेशन इधर होती नहीं है इधर। अगर लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन में पूछे, ऐसे सीधा ही पूछे, तो आप अगर आपसे पूछा हाइब्रिडेशन इसकी क्या है तो आप बोलोगे sp3। लेकिन जब आपसे मतलब बॉन्ड एंगल की बात करें तब आपसे बताओगे कि इसमें हाइब्रिडेशन होने के चांस बहुत, ये नहीं है कि होती ही नहीं है, लेकिन 98% चांस है कि इसमें हाइब्रिडेशन नहीं होती। ठीक है, या होती है तो बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो इसमें हाइब्रिडेशन कम होती है। इस कारण इसमें हाइब्रिडेशन होती ही नहीं है। इस कारण देखो अब इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में होंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इधर आउटर बोर्ड शेल में होंगे। तो जब ये हाइब्रिडेशन हो ही नहीं रही है, मतलब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके आपको 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं, 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं, जो कि चारों के चारों sp3 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन अगर आपकी हाइब्रिडेशन हुई नहीं है तो आप देखो क्या हो रहा है, आपके क्या है सारे जो, तो अगर हाइब्रिडेशन नहीं हो रही है मतलब ये चीज हो ही नहीं रही है। अमोनिया के केस में ये चीज हो रही थी, लेकिन इस केस में ये चीज हो ही नहीं रही है। तो मतलब आपके जो एटम्स हैं वो कहाँ हैं, px, py और pz ऑर्बिटल्स में ही प्रेजेंट है। कहाँ है, ये px, py और pz ऑर्बिटल में। और आपको पता है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो इतना याद रखना, सिंपल सा आपको क्वेश्चन नहीं आता है कि इसका बॉन्ड एंगल का रीजन, मतलब प्रॉब्लम क्या आई ना, आपको ये ऑर्डर तो सही आ जाएगा,
ऑर्डर तो सही आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम इनकी वैल्यू में है। इधर 107 डिग्री आया बॉन्ड एंगल, इधर 93 आया, आप कह सकते हो 93 आया, इधर 92 आया, इधर 91 आया। तो बॉन्ड देखो, हम रूल के अकॉर्डिंग देखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम फैक्ट तब भी ये चीज तो निकाल ही दे रहे थे इस रूल के अकॉर्डिंग ही। लेकिन हमने ड्रैगोस रूल क्यों देखा, इसलिए देखा क्योंकि हमने देखा था कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। लेकिन साइज ऑफ सेंट्रल एटम के इंक्रीज होने से बॉन्ड एंगल में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता कि 107 से सीधा ही 93 हो गया, कि मतलब कितना 14 डिग्री का डिफरेंस आ गया। देखो इधर ऑर्डर तो छोटा, इधर डिफरेंस छोटा छोटा आया, 93 से 92, 92 से 91, हाँ ऐसे ही डिफरेंस आता है छोटा एक डिग्री एंगल का, 2 डिग्री एंगल का। लेकिन जब इधर देखा तो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा आ रहा था, तो ये समझ आया कि सिर्फ यही फैक्टर के कारण ये चीज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। तब ड्रैगोस भाई साहब ने एक रूल दिया कि एक्चुअल में फॉस्फीन में तो हाइब्रिडेशन हो ही नहीं रही है, एक्चुअल में तो फॉस्फीन में हाइब्रिडेशन हो ही नहीं रही है। इस कारण जो आपके अगर हाइब्रिडेशन नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स आपके px, py, pz, प्योरली px, py, pz ऑर्बिटल्स में ही प्रेजेंट हैं, और px ऑर्बिटल और py एंड pz ऑर्बिटल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस कारण ही जो आपका इसके अंदर एंगल है और 90 के क्लोज होता है, इस करके एंगल आपका 90 के क्लोज होता है। एक लोन पेयर है, इस करके 90 के क्लोज तो है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, इस करके 93 आया। तो मेन कंफ्यूजन इधर ही हो रही थी कि 90 के क्लोज क्यों आया, तो इस चीज ने इसका रीजन दिया क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिडेशन हो नहीं रही है। इस करके जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो प्योरली px, py, pz ऑर्बिटल्स में है, और px, py, pz ऑर्बिटल्स जो है आपके वो परपेंडिकुलर होते हैं। इस करके ही आपका इसका एंगल 90 डिग्री के क्लोज आया, इस करके ही आपका एंगल इसका 90 डिग्री के क्लोज आया। क्लियर है बात। अच्छा, एक क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो इधर भी गलती होती है। बेसिक कैरेक्टर में आप काफी बच्चे क्या मार के आएंगे कि बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा। बेसिक कैरेक्टर बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देता है उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इधर नाइट्रोजन है, इधर फॉस्फोरस है, उनको पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उनको ये लगता है कि ये लोन पेयर को नाइट्रोजन अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, ये नाइट्रोजन को डोनेट करने नहीं देता, मतलब ये नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट करने नहीं देता। बेसिक कैरेक्टर मतलब क्या कि जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट कर दे। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये लोन पेयर को अपने तरफ खींच के रखता है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये थोड़ा कम खींच के रखता है, बच्चे ए मानते हैं। लेकिन इधर से एक कंसेप्ट और आता है, ये ड्रैगोस रूल का ही कंसेप्ट है। ड्रैगोस रूल ने ही बताया था कि वाई अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन, वाई अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन। वैसे देखें तो हमें लगता है कि फॉस्फीन ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि इधर लोन पेयर ज्यादा फ्री है एज कंपेयर टू इसके, लेकिन अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो अमोनिया का जो लोन पेयर है ये sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि अमोनिया में तो हाइब्रिडेशन होती है। तो अमोनिया के केस में जो आपका ये लोन पेयर है, अमोनिया, जैसे हम इसकी यही बात करें तो अमोनिया के केस में जो आपका ये ऑर्बिटल्स हैं सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं। तो अमोनिया के केस में जो आपका लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है, और जो फॉस्फोरस के केस में जो आपका लोन पेयर है वो कंप्लीटली s ऑर्बिटल में है। किसमें है, कंप्लीटली s ऑर्बिटल में। तो अमोनिया के केस में लोन पेयर किसमें है, sp3 ऑर्बिटल में, और फॉस्फोरस के केस में हाइब्रिडेशन होती नहीं तो प्योरली s ऑर्बिटल में है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां s कैरेक्टर ज्यादा होगा उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो फॉस्फोरस के केस में s पूरे प्योर s में ही प्रेजेंट है और इसमें sp3 में प्रेजेंट है। तो इस अमोनिया के केस में जो लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और इधर प्योरली s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। मतलब लगभग 100%, लगभग बोल रहा हूं पूरा 100% नहीं होता, लगभग 100% होता है। तो sp3 ए है और ये 100%, तो इधर s कैरेक्टर कितना है 25% सॉरी।
तो एस करेक्टर इधर 25 है, इधर 100% है लगभग, ठीक है। तो इधर एस करेक्टर कम है, इधर एस करेक्टर ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि जहां एस करेक्टर ज्यादा होगा उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस करके इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंडेड रहते हैं एज कंपेयर टू इधर, क्योंकि इधर एस करेक्टर कम है तो ये ज्यादा लूजली बाउंड होता है। तो एक कोर कंसेप्ट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन एडवांस में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ड्रैगोस रूल जल्दी नीट में आता नहीं है, या तो आता भी है तो सिंपली बस ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट था कि वाई अमोनिया इज मोर बेसिक देन फॉस्फीन। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि अमोनिया जो है वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर पे, ये वाटर से रिएक्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन फॉस्फीन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? उसका रीजन यही है क्योंकि अमोनिया ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू फॉस्फीन। इस करके अमोनिया अपने लोन पेयर डोनेट करके वाटर से बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन फॉस्फीन नहीं कर पाता क्योंकि उसका बेसिक कैरेक्टर कम होता है। क्लियर है बात? तो ये सारे रीजन थे। और ये भी आ जाता है कभी कभी कि अमोनिया HCl के साथ रिएक्शन कर देता है लेकिन फॉस्फीन नहीं करता। उसका भी सेम यही रीजन है क्योंकि इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है इसके कंपैरेटिवली, इस कारण ये रिएक्शन कर देता है और फॉस्फीन नहीं कर पाता। तो इसी के साथ यार आपका दो कंसेप्ट, बहुत जो डीप कंसेप्ट थे, जो लेंथी कंसेप्ट थे, वो दो हमने कर लिए। अब लास्ट स्लाइड लेते हैं, अपने पूरा केमिकल बॉन्डिंग को ओवर करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।